हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू हम लोग का क्लास चल रहा है। ठीक है, आज हमारा NEP का सेकेंड डे है, थर्ड डे है। ठीक है, आज हमारा NEP हो सके तो कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, हमने NEP में क्या क्या चीज़ था, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। NEP में 5+3+3+4 क्या होता है और NEP लाने का मेन उद्देश्य क्या है और किस किस क्लास में किस किस आधार पे NEP काम करेगा, इस बारे में हमने पढ़ लिया। और आकलन करने के क्या क्या माध्यम होने चाहिए, आकलन किस आधार पे करना है बालक का। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा है कि अध्यापक के लिए, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जिसके आप अध्यापक बन सकते हैं। पहला क्या है कि आने वाले कुछ वर्षों में केवल BEd डिग्री मान्य होगी। अभी तो लोग BTC कर रहे हैं, BLED अभी BTC चल रहा है, BEd भी चल रहा है। तो 2030 के बाद BTC वाले जो है मान्य नहीं होंगे। 2030 के पहले अगर BTC मान्य है तो मान्य, तो याद रखना 2030 तक बस BTC मान्य, उसके बाद BTC मान्य नहीं है। तो आने वाले समय बस केवल BEd की डिग्री मान्य होगी। और BEd आप 4 तरीके से कर सकते हैं। BEd आप 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला, अगर 12 पास करने के बाद 4 साल कोर्स करेंगे उसमें BEd रहेगा। फिर दूसरा, या तो आप बैचलर कर लेते हैं, चाहे BA BSc BCom कुछ भी किए होंगे, उसके बाद आपको 2 साल का BEd कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप PG कर लिए तो उसके बाद 1 साल का BEd कोर्स करना है। और चौथा तो आपको पता है BEd करना ही करना है। तो 4 तरीके से BEd करना है। BEd की डिग्री मान्य हो जाएगी, BTC अमान्य होगा। अगला कह रहा है कि अध्यापक बनने के लिए और क्या क्या जरूरी है। आपको पहले BEd होना चाहिए। BEd के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये कंप्लीट हो गई BEd के साथ आपको टेट पास होना चाहिए। टेट पास के बाद आपको सुपर टेट पास करना है। और सुपर टेट के पास आपका एक डेमो क्लास हो सकता है, चाहे इंटरव्यू हो सकता है। उसके बाद आप अध्यापक बनेंगे। पहले क्या, BEd, फिर टेट, सुपर टेट, डेमो और इंटरव्यू, इसके बाद ही आप अध्यापक बनेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र पहले क्या होता था कि ट्रांसफ़र इस ज़िले से दूसरे ज़िले में, दूसरे ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो जाता था, लेकिन अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। आपकी स्कूल में आपको ऐसी सैलरी दी जाएगी, ऐसा व्यवस्था किया जाएगा जिससे आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और पहले ट्रांसफ़र और प्रमोशन होता था, अब प्रमोशन भी नहीं होगा। पहले प्राथमिक में पढ़ाते थे तो प्रमोशन हो गया, मिडल के बाद ऊपर धीरे धीरे बढ़ता जाता था, लेकिन अब प्रमोशन नहीं होने वाला आने वाले समय में। ठीक है, आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको उसी में प्रमोशन मिलेगा। बस प्रमोशन का आधार ये होगा कि अगर आप बेहतर पढ़ा रहे हैं तो आपको सैलरी में कुछ बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आपका प्रमोशन ये नहीं कि आप हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, इंटर में पढ़ा रहे हैं तो आपको PG में भेज दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, प्रमोशन पे डिग्री में भेज दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रमोशन नहीं होगा, अन्य टीचर का ट्रांसफ़र होगा। पहले नवोदय विद्यालय और KVS ऐसे विद्यालय में ट्रांसफ़र होता रहता था इधर उधर, लेकिन अब किसी विद्यालय में आप ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी, अच्छा आपको एक मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे क्या कह रहा है कि जो आंगनबाड़ी, अच्छा हाँ, शिक्षक को बेहतरीन पाठ्यचर्या सुलभ कराने के लिए नेशनल टीचर्स पोर्टल बनाए जाएंगे। एक ऐसा वेबसाइट बना जाएगा, एक ऐसी वेबसाइट होगी जहाँ पे टीचर को और बेहतर पढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए वहाँ पे नई नई चीज़ दी जाएगी, जिससे टीचर क्या है, अध्यापक वहाँ से पढ़ के और बालक को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। ठीक है, एक पोर्टल बनाया जाएगा, उसका नाम होगा नेशनल टीचर्स पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें शिक्षकों को बेहतरीन पाठ्यचर्या सुलभ कराने के लिए होगा, जिसमें टीचर को पढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी ट्रिक्स या अच्छे अच्छे यूनिक चीज़ बताई जाएंगी, जिससे टीचर एक अच्छी तरीके से बच्चे को पढ़ा सके। अगला क्या है, जो आंगनबाड़ी काम कर रहे हैं, हमने इसके पहले बात किया कि जो आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं उसको ECCE के कोर्स कराए जाएंगे। अगर जो पहले से पढ़ा रहे हैं, अगर 12 पास हैं, अगर जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए 6 महीने, जो 12 से कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए 1 साल, जो 12 पढ़े उनके लिए 6 महीने का कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, ये 12 पास के लिए 6 महीने और 12 से कम जो पास है उनके 1 साल का कोर्स कराया जाएगा। ECCE क्या कहता है, बच्चों को बेहतरीन ढंग से पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, इसके बारे में बात की गई है। आगे ही सबसे अच्छा अध्यापक ही अध्ययन करता ही अध्यापक बनेगा। जो जितना बेहतर अध्ययन करेगा वही अध्यापक बनेगा। तो इसका सेंस है, सबसे अच्छा अध्ययन करता ही अध्यापक बनेगा। अध्यापक वही जो डेली रेगुलर कुछ न कुछ पढ़ता रहे, कुछ न कुछ चीज़ें नई नई चीज़ें सीखता रहे, वही एक अच्छा अध्यापक बन सकता है। और
टेट के प्रश्न पत्र का लेवल अब बढ़ा दिया जाएगा। जो पहले टेट का प्रश्न पत्र का लेवल था अब वो बढ़ा दिया जाएगा। जो पहले प्राथमिक के लिए टेट था, फिर मिडिल के लिए था, अब वो कहाँ तक हो जाएगा, 12वीं तक, कक्षा 12 तक का अब टेट होगा। टेट के प्रश्न पत्र का स्तर बढ़ जाएगा और दायरा बढ़ के कहाँ तक हो जाएगा, 12वीं तक के शिक्षक को जोड़ा जाएगा। पहले टेट 5 तक था, 8 तक हुआ, अब कहाँ तक जोड़ के कर दिया जाएगा, 12 तक कर दिया जाएगा। लेकिन टेट का स्तर अब क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और, प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने के लिए आपको टेट पास होना अनिवार्य है। जितने लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको भी टेट पास करना अनिवार्य है। पहले बीएड था कि बीएड जो नहीं किया उनको नहीं रखते थे, लेकिन अब टेट पास करना भी क्या है, अनिवार्य है। एक चीज़ और देख लीजिए, शिक्षा से अपवंचित क्षेत्र, जो शिक्षा से अपवंचित क्षेत्र हैं, जहाँ पे शिक्षा एजुकेशन जहाँ पे कम है, वहाँ पे एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, एक स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा जो शिक्षा से अपवंचित क्षेत्र है वहाँ के लिए। शिक्षा पर जो जीडीपी है, जो जीडीपी का जो पैसा आता है, शिक्षा पे 6% खर्च किया जाएगा। कितना परसेंट, 6%। जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। और जो मिड डे मील की जो व्यवस्था थी, जो आरटीई 2009 में जो बताया गया, जो मिड डे मील की जो व्यवस्था थी, अब उसे पूर्व प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाएगा। लेकिन पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने के पहले आरटीई में कुछ न कुछ बदलाव किए जाएंगे। ठीक है, तथा इसके साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। अब पहले बस मध्याह्न भोजन बस दोपहर में खाना मिलता था, लेकिन अब नाश्ता भी मिलेगा। और आरटीई में कुछ बदलाव करके पूर्व प्राथमिक स्तर को भी उसमें जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि आरटीई अब 6 से 18 वर्ष तक लागू होगा। पहले आरटीई 6 से 14 वर्ष था, 6 से 14 वर्ष था आरटीई। अब उसके बाद जो नॉर्मल बच्चे थे 6 से 14 वर्ष था, जो दिव्यांग थे उनका 6 से 18 वर्ष था, और वो बस केवल 8 तक ही लागू होता था। लेकिन अब ये कहाँ तक लागू होगा भैया, कक्षा 12 तक। पहले कक्षा 8 तक लागू था, अब ये कहाँ तक लागू होगा, कक्षा 12 तक। पहले थी 6 वर्ष से 14 वर्ष, अब क्या कर दिया गया, 6 से 18 वर्ष। उसमें दिव्यांगनों के लिए 6 से 18 वर्ष था और नॉर्मल के लिए 6 से 14 वर्ष। आरटीई अब लागू कहाँ तक होगा, 8 तक पहले था, अब कहाँ तक होगा, 12 तक। ठीक है, आगे कुछ और देख लेते हैं। आने वाले समय में, जो हमारा आने वाला समय है, आगे ध्यान दीजिए, आने वाले समय में अकुशल श्रम को मशीनें हटा देंगी। मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं, ठीक है, जो मजदूर करते थे, लेकिन आने वाले समय में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मशीनों का यूज होने लगेगा तो धीरे धीरे वो काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि आने वाले समय में अकुशल श्रम को मशीनें हटा देंगी। ऐसे में कुशल श्रम, जिसे गणित, कंप्यूटर, डेटा विज्ञान एवं बहुविषयक क्षमता वाले लोगों को की मांग होगी। तो जो पहले मजदूर वर्ग थे, जो अभी भी मजदूरी कर रहे हैं, आने वाले समय में जिसके पास गणित, कंप्यूटर या अदर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होगा, उसे जॉब नहीं मिलने वाली, चाहे वो प्राइवेट कंपनी ही क्यों ना हो। ठीक है, तो काम करने के लिए आपको क्या है, गणित, कंप्यूटर, डेटा विज्ञान एवं बहुविषयक सब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप कहीं ना कहीं काम पाएंगे, नहीं तो काम नहीं पाएंगे। क्योंकि जो ऐसे काम है उसको मशीन करना स्टार्ट कर दी। जैसे नहर की खुदाई पहले मजदूर करते थे, लेकिन अब जेसीबी के सहारे से नहर की खुदाई हो जा रही है। पहले छत की ढलैया, ऐसे बहुत सारे काम थे जो मजदूर वर्ग लोग करते थे, लेकिन अब क्या है, मशीनें करना स्टार्ट कर दी हैं। तो ऐसे क्या होगा कि जब मशीन काम करना स्टार्ट कर दी कि मजदूरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अब जो है कि गणित, कंप्यूटर, डेटा विज्ञान और बहुविषयक, अगर इन सब चीज़ों को आपको नॉलेज रहेगा तभी आपको कहीं काम मिल पाएगा, अन्यथा काम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है कि केवल सीखना ज़रूरी नहीं है, यह जानना भी ज़रूरी है कि कैसे सीखें। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं बस सीख ले रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि उसे कैसे सीख रहे हैं हम। ठीक है, जो चीज़ें आप सीख रहे हैं केवल सीखना ज़रूरी नहीं है, यह भी जानना ज़रूरी है कि कैसे हम सीखें। अगला क्या कह रहा है, शिक्षा में सामग्री का बोझ कम करते हुए रचनात्मक सोच, समस्या समाधान, नवाचार, अनुकूलन एवं प्रयोगात्मक स्तर पर जोर दिया जाए। कहने का सेंस ये है कि जो
पाठ्य पुस्तक हैं उसको थोड़ा बहुत कम कर दिया जाए, जो उसमें चैप्टर हैं उसे कम कर दिया जाए। उसके बजाय क्या किया जाए कि बच्चे के अंदर एक ऐसी अवधारणा डेवलप करना, एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसी सोच विकसित करनी है आपको, जिससे वो रचनात्मक सोच या नई चीज़ों को निर्माण करने के बारे में सोच सके, अमूर्त चिंतन उसके अंदर विकसित हो सके, समस्या समाधान करने के बारे में सोच सके, नवाचार, नई नई चीज़ की उत्पत्ति कर सके, अनुकूलन एवं प्रयोगात्मक पर जोर दिया जाए। जो भी चीज़ें आप सिखा रहे हैं उसके प्रयोगात्मक क्या है, उसके यूज क्या हैं, उसको आपको बताना है। ठीक है। शिक्षा में केवल गतिविधियों शिक्षा में केवल गतिविधियों, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं मूल्य तथा गणित एवं विज्ञान पे जोर दिया जाए। शिक्षा में खेल गतिविधियों, स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं मूल्य तथा गणित एवं विज्ञान पर जोर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें हम सिखा रहे हैं गतिविधियों के आधार पे, स्वास्थ्य के बारे में, भाषा, साहित्य और संस्कृत, मूल्य उसके क्या क्या हैं, गणित और विज्ञान को सबको जोड़ के गतिविधियों के आधार पे आपको क्या करना है, जोर दिया जाएगा इसमें। ठीक है। अगला क्या कर रहा है, शिक्षक एवं शिक्षक की दशा, शिक्षक की दशा को सुधारने के लिए शिक्षा के सभी स्तर पर शिक्षक को पुनर्स्थापित किया जाएगा तथा उन्हें समाज का सम्मानित सदस्य बनाया जाएगा। जो भी शिक्षक हैं, ठीक है, जैसे पहले चलता था कि गुरु की आज्ञा का लोग पालन करते थे, घर परिवार चाहे जो भी समाज है गुरु की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। ठीक है। तो सेम वही चीज़ें हैं कि जो भी अध्यापक होंगे उनको समाज में सम्मानित किया जाएगा। सतत विकास लक्ष्य को देखते हुए 2030 तक जीवन पर सीखना सुनिश्चित करने के लिए समानता पर आधारित, गुणवत्ता पर आधारित शिक्षा की ज़रूरत है। तो मतलब ये कहने का सेंस है कि 2030 तक, ठीक है, सबको समान अवधारणा से जोड़ा जाएगा, सबको समान शिक्षा, समान गुणवत्ता वाली चीज़ से, ठीक है, जोड़ा जाएगा। नई एवं बेहतरीन शिक्षा नीति वह है जिसमें सभी बच्चों की परवाह की जाती है और उचित शैक्षिक वातावरण दिया जाता है। नई शिक्षा नीति या बेहतर शिक्षा नीति वो होती है जहाँ बच्चे को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक बेहतरीन वातावरण तैयार करना, उनको सीखने के लिए, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध कराना, एक अच्छे अध्यापक का चयन करना, वो यही क्या है, एक अच्छी शिक्षा नीति मानी जाती है। अगला क्या कह रहा है कि बच्चे के अद्वितीय का मतलब बच्चे को पढ़ाई के साथ और भी किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो उसे अध्यापक और अभिभावक द्वारा पहचान कर उसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। तो बच्चे के अद्वितीय क्षमता अध्यापक व अभिभावक द्वारा पहचाना जाए, और मतलब अध्यापक और अभिभावक द्वारा बालक पढ़ाई लिखाई के अलावा कला में या किसी ऐसे कार्य में, कला में जैसे हो गया, कला के बाद मूर्तिकार, ठीक है, ऐसे अगर चीज़ों में वो रुचि रखता है तो उस चीज़ को पहचानने का हम अध्यापक और अभिभावक करेंगे और उसको आगे भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। विषय के चयन में, अगर मान लीजिए विषय के चुनाव में लचीलापन हो, मतलब कह रहा है अगर विषय का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें लचीलापन हो, जिसमें बालक अपने क्षमता और रुचि के आधार पर विषय का चयन कर सके। हमने जैसे बताया कि गणित के साथ अगर उसे हिंदी पढ़ने का मन है तो हिंदी पढ़े, विज्ञान पढ़ने का मन है तो विज्ञान पढ़े, मतलब उसे आज़ादी होनी चाहिए कि एक मल्टीपल सब्जेक्ट, हमने पीछे बात की कि वो अपने हिसाब से, अपने क्षमता, अपने रुचि के आधार पे सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। जैसे पहले की अवधारणा थी साइंस साइड, आर्ट साइंस, ठीक है, कॉमर्स, तो इन सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त्म करने के बाद बालक की जिस सब्जेक्ट में रुचि होगा उसका वो चयन अपने से कर सकता है। ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि बहुभाषिकता एवं भाषा की शक्ति का प्रयोग किया जाए तथा रचनात्मक आकलन पर जोर दिया जाए। जो उसकी मातृभाषा है, जो उसकी स्थानीय भाषा है, जो उसकी बोलचाल भाषा है, उस भाषा को पहचान कर, ठीक है, बहुभाषिकता एवं भाषा की
उस भाषा को पहचान कर बालक को उसी भाषा में आपको क्या करना है, पढ़ाना है। ठीक है, शक्ति का प्रयोग किया जाए ताकि रचनात्मक आकलन पर जोर दिया जाए। बालक जिस भाषा को जानता है, जिस भाषा को समझता है, अगर आप उसी भाषा में ठीक है बच्चे को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे तो उसमें और बेहतर वो करेगा। आगे क्या कह रहा है कि शिक्षा एक जन सेवा है, शिक्षा एक जन सेवा है ना कि लाभ का पद। तो अध्यापक अगर आप बन रहे हैं तो आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्येक बालक के यहाँ शिक्षा पहुँचे, जिससे हमारे समाज का ठीक है, जिससे हमारे समाज का कल्याण हो, मानवों का हित हो, जनतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए आपको शिक्षा देनी है। ना कि आप अध्यापक बन गए तो बस पैसे कमाने के उद्देश्य से बने हैं। पैसे कमाने के उद्देश्य से आपको अध्यापक नहीं बनना, आपको अध्यापक इस उद्देश्य से बनना है कि बालक के अंदर एक सृजनात्मक, एक रचनात्मक सोच आप डेवलप कर सकें, जिससे आने वाले कल में, आने वाले भविष्य में हमारा जीवन और सुलभ और क्या आसान हो जाए। आगे क्या कह रहा है कि अगर ईसीसी की समाप्ति पर, हमने ईसीसी की बात की थी पीछे, ईसीसी का मतलब जो आंगनबाड़ी में चलाया जाता है, जो पहली स्टेज होती है, जो आंगनबाड़ी तक चलाया जाता है, जो 1, 2, 3 1-2 कक्षा होती है और 3 आंगनबाड़ी होती है। ठीक है, 3 साल आंगनबाड़ी में बच्चा भी निकाल रहता है और 2 साल कक्षा 1 और 2 में ये +5 की अवधारणा थी। इसमें क्या कर रहा है, अगर ईसीसी अगर आंगनबाड़ी 3 साल का वो कंप्लीट कर लिया है तो बच्चे को 3 महीने के लिए बाल वाटिका में रखा जाए, बच्चे को 3 महीने के लिए बाल वाटिका में रखा जाएगा और उसमें उसको इस तरीके से तैयार किया जाएगा, उसको ऐसी शिक्षा दी जाएगी जैसे वो कक्षा 1 के लिए तैयार हो जाए। ABCD 1 2 क ख ये सब सारी चीज़ें उसको बाल वाटिका में सिखाया जाएगी, जिससे वो कक्षा 1 के लिए तैयार हो सके। और ईसीसी की जिम्मेदारी किसके ऊपर रहती है, HRD। HRD का मतलब होता है मानव संसाधन मंत्रालय। WCD महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। HFW स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इन तीनों की जिम्मेदारी होती है क्या, ECCE को इन तीनों को जिम्मेदारी दी जाती है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, कॉलेज स्तर पर विश्वविद्यालय को समान बताते हुए बहुविषयक पाठचर्या को लागू किया जाएगा। आजकल क्या है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे, कुछ लोग बस ITI के नाम पे ITI करा रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटेक्निक के नाम पे बस पॉलिटेक्निक करा रहे हैं, कुछ लोग B.Ed के नाम पे खोल के रखे हैं, कुछ लोग BTC के नाम पे कॉलेज खोल के रखे हुए हैं। तो इस अवधारणा को ख़त्म करना है। इस अवधारणा को ख़त्म करके अब हर कॉलेज में हर प्रकार की पढ़ाई होगी, चाहे वो एक ही कॉलेज में आपको B.Ed, BTC, BCom सारी चीज़ें एक ही कॉलेज में आप प्रोवाइड की जाएगी। आप जो अलग अलग विद्यालय जो एक एक चीज़ों के लिए गवर्नमेंट का पैसा जो खा रहे हैं, अलग अलग अपना खोल के बैठे हुए, उन सबको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, बंद किया जाएगा, या तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा कोई अपने कॉलेज में हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, BCom ये सारी चीज़ को इंक्लूड करे, सारे चीज़ों के लिए क्या करें, आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो हमारा NCF हमारा NEP 2020 ये कंप्लीट होता है। एक चीज़ और थोड़ा सा बचा हुआ है, आपको थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। हमने GDP पे 6% खर्च की बात की है। और हाँ, उच्च शिक्षा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। जो उच्च शिक्षा वाले हैं उसमें क्या है, शिक्षा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का किया जाएगा। और उसमें जैसे एक CAT जिसे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट था, जिसमें बच्चे को प्रोग्रेस कार्ड के लगा के उसे पास किया जाता था, लेकिन अब एक ही एंट्रेंस होगा। आप जो अलग अलग डिग्री के लिए जैसे नेट, GRF, PhD के बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो थी जिसके लिए अलग अलग आपको एंट्रेंस देना पड़ता था, अलग अलग पढ़ाई करने के लिए, लेकिन आप बस एक ही टेस्ट होगा, एक ही टेस्ट के आधार पे आपका एडमिशन होगा। ठीक है, सबको हटाकर नेशनल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, उसी में आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये NEP हमारा IIJ कंप्लीट होता है, हमारा NCF कंप्लीट हो चुका, RTE कंप्लीट हो चुका और NEP कंप्लीट हो चुका। NEP में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, NEP पे हमने क्या पढ़ा, NEP में आंगनबाड़ी के बारे में बात की और जो शिक्षा थी उसके बारे में हमने बात किया, कैसे कैसे और कॉलेज में क्या क्या, अध्यापक के लिए क्या क्या ज़रूरी था, इन सारी चीज़ों को हमने कंप्लीट कर लिया। तो जैसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए पीछे का भी, क्या था, 5 + 3 + 3 + 4, इसमें 3 साल आंगनबाड़ी में रहता था, 2 साल कक्षा 1 और 2 में रहता था बालक। ठीक है, ये 3 साल जो हमारा था कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 के लिए था। ये जो हमारा 3 साल था ये
6, 7 और 8 के लिए था, और ये जो था हमारा 9, 10, 11 और 12 के लिए था। ये जो हमारा था पहला, इसमें क्या है कि गतिविधि के आधार पे आपको सिखाना था। किसके? गतिविधि के आधार पर। और इसमें क्या था? पर्यावरण के आधार पे, पर्यावरण के आधार पे। और ये हमारा क्या था? एक निश्चित पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, एक निश्चित पाठ्य पुस्तक, और साथ में हमारा क्या था? प्लस कंप्यूटर। और इसमें क्या था? हमारा सेमेस्टर। अब क्या होगा? सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा 9, 10, 11, 12 में। और 1 से 5 तक बालक को उसकी मातृभाषा, ठीक है, स्थानीय भाषा और उसकी बोलचाल, जो उसकी बोलचाल की भाषा है उस भाषा में आपको क्या करना है? 1 से 5 तक शिक्षा देनी है। हाँ, और मूल्यांकन का मेन उद्देश्य होता है कि बालक के कमियों को पता करना, कमियों को पता करके उसका निवारण करना, अपने शिक्षण विधियों में चेंजेस लाना, ठीक है, उसको रचनात्मक ढंग से सिखाना। और मूल्यांकन किस आधार पे होगा? मूल्यांकन कैसे किया जाता है? बालक तो अपना खुद करेगा, एक बालक करेगा अपना मूल्यांकन, एक जो उसके सहपाठी हैं वो करेंगे उसका मूल्यांकन, और एक क्या करेगा? अध्यापक उसका मूल्यांकन करेगा। इन तीनों को मिला के ही उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और रिपोर्ट कार्ड जो हमारा तैयार होगा, एक राज्य के हिसाब से तैयार होगा, एक किसके हिसाब से तैयार होगा? एक केंद्र शासित प्रदेश, मतलब एक केंद्र के हिसाब से तैयार होगा, ठीक है। अब बालक को अपनी भाषा में परीक्षा देने की फुल आज़ादी होगी। उसका मन करे तो इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी का इंग्लिश में अपना आंसर वो दे सकता है, ठीक है। थोड़ा सा लचीलापन होना चाहिए परीक्षा में। और अगर परीक्षा में बालक कम अंक पाता है तो CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें उसको जो नंबर मिलेगा उसके प्रोग्रेस कार्ड में मिला के उसे पास कर दिया जाएगा। एक चीज़ ये था। और क्या था इसमें? हाँ, RTE, जो RTE था, जो हमारा लागू पहले होता था 14 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए होता था। अब ये कितने वर्ष के लिए हो जाएगा? 18 वर्ष के लिए हो जाएगा। पहले ये 8 तक था, अब कहाँ तक हो जाएगा? कक्षा 12 तक हो जाएगा। पहले कक्षा 8 तक था, कक्षा 12 तक। और RTE में कब होगा? जब इसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया जाएगा, फिर इसके बाद ये बात आगे बढ़ेगी। और था ये कि आपको जो प्राथमिक जो स्तर पर जो भोजन मिलता था, अब उसके साथ साथ नाश्ता भी मिलेगा। अब इसको पूर्व प्राथमिक स्तर पर भी लागू किया जाएगा, लेकिन RTE में कुछ बदलाव करके। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, और अध्यापक बनने के लिए आपको पहले B.Ed होना चाहिए। क्या होना चाहिए? B.Ed के बाद आपको टेट पास करना है। टेट के पास करने के बाद आपको सुपर टेट पास करना है। सुपर टेट पास करने के बाद आपको एक डेमो क्लास देना होगा या इंटरव्यू देना होगा, तब आप अध्यापक बनेंगे। और 2030 के बाद बस केवल B.Ed ही डिग्री मान्य होगी, बाकी सबको क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा, जितने भी PTC वगैरह हैं। और B.Ed करने के 4 तरीके थे, ठीक है। एक था, अगर 12th पास किए हैं तो उसके बाद 4 साल का करना था। अगर PG आप हैं तो उसके बाद 1 साल का। अगर आप बैचलर हैं तो उसके साथ 2 साल का। या फिर B.Ed 1 वर्षीय भी होता है, 2 वर्षीय होता है, ठीक है। ये बातें सारी आपको NEP 2020 में और बहुभाषिकता की बात की गई थी, ठीक है। अब 360 का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री का मतलब होता है उसके समग्र भाग को देखते हुए उसके सामाजिक, भावनात्मक और सामाजिक पक्ष को, भावनात्मक पक्ष को, संज्ञानात्मक पक्ष को, सारे को मध्य में रखते हुए, नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा वही क्या होगा? 360 डिग्री का मतलब है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। NEP हमारा कंप्लीट हो गया, NCF भी कंप्लीट, RTE कंप्लीट। अब देखते हैं जिस सब्जेक्ट का आप पेडागोजी पढ़ना चाहें उस सब्जेक्ट की पेडागोजी हम स्टार्ट करेंगे, चाहे हिंदी, चाहे इन्वायरमेंट, चाहे मैथ, ठीक है, चाहे साइकोलॉजी, जिसका कहेंगे उसका हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर पसंद आया वो वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट आप ज़रूर करिए करेंगे, ठीक है, ताकि कमेंट से हमें समझ में आएगी, चीज़ें आपको समझ में आएगी, नहीं समझ में आएगी तो फिर दोबारा एक बार और इस पर बात हम कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।